बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में हम दक्षिण एशिया तथा समकालीन विश्व इस पाठ को आपको शॉर्ट में समझाने जा रहे हैं। पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं पहले आप उन्हें समझिए और उसके बाद इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न है वो आपके क्विक रिवीजन के लिए आपको समझाए जाएंगे, जिससे कि सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए आपका ये पाठ पूरी तरह अच्छे से तैयार हो जाए। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए और इस पूरे पाठ को रिवाइज करके अपने सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ का शीर्षक है दक्षिण एशिया तथा समकालीन विश्व। इस पाठ में जो पाठ्यक्रम में आपके मुख्य दोहराने वाले बिंदु हैं, रिवीजन करने वाले, वो हैं दक्षिण एशिया में शांति के लिए किए गए प्रयास, दक्षिण एशिया में संघर्ष, दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिकरण, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। एक हम इसका अवलोकन करते हैं। दक्षिण एशिया बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। तो बच्चों, दक्षिण एशिया में जो देश हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन सभी देशों के लिए हम एक जो पद शब्द का प्रयोग करते हैं वो है दक्षिण एशिया। इसकी भौगोलिक विशिष्टता क्या है, यह किस तरह की भाषा, सामाजिक और संस्कृति की विभिन्नता है, शॉर्ट में हम आपको इस टेबल के द्वारा समझाते हैं। दक्षिण एशिया के देशों की राजनीतिक प्रणाली एक जैसी नहीं है, अर्थात वहाँ की राजनीतिक प्रणाली अलग अलग है। जिस तरह से सबसे पहला पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में सेना का नियंत्रण है और साथ ही साथ लोकतंत्र भी है। चुनाव होते हैं लेकिन नियंत्रण सेना का रहता है। पाकिस्तान में कभी सैनिक शासन तो कभी लोकतंत्र रहा। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ के नेतृत्व में कुछ समय के लिए रहीं। ये यहाँ की लोकतांत्रिक विशेषता है। दूसरा देश है बांग्लादेश, जहाँ पर लोकतंत्र है। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। 1971 में ये अलग देश बना। बांग्लादेश को जनता लोकतंत्र का समर्थन करती है, तो बांग्लादेश में भी आम चुनाव करवाए जाते हैं और जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि सरकार बनाने के लिए चुनती है। तीसरा है नेपाल। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों हैं। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक लोकतंत्र था। 2008 में नेपाल राजतंत्र को समाप्त करके लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो 2008 में जो राजतंत्र था उसको समाप्त कर दिया गया और इसे एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया। श्रीलंका, जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। श्रीलंका में लोकतांत्रिक सरकारें रहीं, परंतु जातीय संघर्ष भी रहा। जातीय संघर्ष का तात्पर्य है विभिन्न जातियों में आपस में जो संघर्ष चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, उसे जातीय संघर्ष कहते हैं। मालदीव, लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास। 1965 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1968 में गणराज्य बना। 2008 में पहली बार बहुदलीय लोकतांत्रिक चुनाव हुए, तो वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो है दक्षिण एशियाई देशों में जो उनका वहाँ पर राजनीतिक प्रणाली है, राजनीतिक व्यवस्था है। अब पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र दोनों हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। पाकिस्तान में सैन्य शासन ने लोकतंत्र को कुचला, जैसे अयूब खान, यह्या खान, जनरल जियाउल हक, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लोकतंत्र के स्थान पर सैन्य शासन स्थापित किया। 2018 के चुनावों में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ विजयी हुई। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कारण है सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव न होना। तो पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम प्रधान देश है और वहाँ पर धर्म गुरुओं का, उनके अपने जो धार्मिक नियम कानून है उनका भी बहुत ज़्यादा पालन किया जाता है। सेना का शासन, राजनीतिक प्रणाली के ऊपर, शासन के ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण है, तो इसी वजह से वहाँ लोकतंत्र पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाता है। बांग्लादेश में लोकतंत्र है। 1998 में लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ा। 1991 में चुनावों के बाद प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कायम रहा। तो वहाँ
1991 के जो चुनाव हुए उसके बाद लोकतंत्र पूरी तरह से बांग्लादेश में कायम हुआ और नेपाल ने 2015 में अपना नया संविधान अपनाया। श्रीलंका में वर्षों से रह रहे तमिलों को नागरिकता के अधिकारों से वंचित किया गया। यही कारण बेटा वहाँ पर जातीय संघर्ष का मूल कारण ही यही है। श्रीलंका मूल के निवासी सिंहली थे। 1976 में गठित लिट्टे LITT लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ने स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग की। 2009 को लिट्टे को समाप्त कर दिया गया। आंतरिक संघर्ष के बावजूद भी श्रीलंका में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। तो जो वहाँ के तमिल बहुल इलाके हैं वो अपने लिए अलग राज्य की मांग करते हैं, इसलिए जो श्रीलंका के मूल निवासी सिंहली हैं और तमिल लोग हैं उनमें आपस में जातीय संघर्ष चलता रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित है। मालदीव के बारे में विस्तार से जानते हैं। 2012 में मोहम्मद वाहिद नए राष्ट्रपति बने। 2014 में पुनः राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। मोहम्मद अब्दुल्ला यामीन नए राष्ट्रपति चुने गए। 2015 में राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को 13 वर्षों के कारावास की सज़ा सुनाई गई। मालदीव में राजनीतिक स्थिरता है। मालदीव में बांग्लादेश, भारतीय, श्रीलंका अप्रवासी बड़ी संख्या में रहते हैं। तो अब वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता है, स्टेबिलिटी है और मालदीव में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका के बहुत सारे लोग वहाँ पर अप्रवासी हैं, मतलब रहते हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं बच्चों? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। दक्षिण एशिया में संघर्ष कब कब इन देशों में संघर्ष हुआ? तो भारत में 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया, 1961 में ऑपरेशन विजय, 1964 में भारत चीन का युद्ध हुआ, 1967 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 1971 में फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 1984 में सियाचिन पर संघर्ष हुआ, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। तो इन वर्षों को, इन सन को आपको याद रखना होगा कि किस सन में भारत में कौन सा संघर्ष चला, कौन सा ऑपरेशन चला। फिर पाकिस्तान में इसी तरह से 1967 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, 1971 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और 1971 में ही बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। वो भी एक युद्ध संघर्ष पाकिस्तान के साथ रहा। 2004 में वजीरिस्तान बलूचिस्तान संघर्ष और 2007 में पाकिस्तान में आपातकालीन इमरजेंसी लागू की गई। तो ये सब वर्ष ऐसे हैं जब पाकिस्तान में संघर्ष का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश में 1971 में बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हुआ, स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ। 1972 से 75 तक साम्यवादी आपात बांग्लादेश में इमरजेंसी लगी रही और फिर उसके बाद बांग्लादेश राइफल्स क्रांति वहाँ पर हुई। तो इस तरह से बांग्लादेश में भी संघर्ष रहा। नेपाल में 1996 से 2006 तक नेपाल में गृह युद्ध की स्थिति बनी रही और श्रीलंका में 1993 से 2009 तक श्रीलंका में भी गृह युद्ध चलता रहा। जो हमने आपको बताया, तमिल और सिंहली लोगों के बीच में गृह युद्ध हमेशा वहाँ जातीय संघर्ष के रूप में चलता रहता है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया तथा समकालीन विश्व। दक्षिण एशियाई देशों के आपसी संबंधों पर बाहरी शक्तियों का प्रभाव। कौन कौन सी बाहरी शक्तियाँ हैं जिन्होंने दक्षिण एशिया पर प्रभाव डाला? तो दक्षिण एशिया क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव पड़ा है। इन सभी राष्ट्रों के ऊपर अमेरिका का प्रभाव जो है वो पहले से ज़्यादा हुआ है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में अमेरिका की भागीदारी भी बढ़ी है। अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या काफ़ी बड़ी है, यहाँ से भी बहुत लोग अमेरिका गए। दक्षिण एशिया की शांति सुरक्षा से अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं। अमेरिका चाहता है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे। WTO, IMF तथा विश्व बैंक आदि संस्थानों ने दक्षिण एशिया के देशों को प्रभावित किया। उन्होंने दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में बहुत सा निवेश किया, बहुत सा उनका जीवन स्तर, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए यहाँ पर बहुत धन उन्होंने दिया।
दक्षिण एशिया क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ा है और अब पहले अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे इन राष्ट्रों के ऊपर चीन का प्रभाव भी बहुत बड़ा है। चीन के साथ व्यापार भी बहुत बड़ा है और राजनीतिक तौर पर भी चीन इन सभी क्षेत्रों में अपनी दखलंदाजी कर रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, मूल रूप से दो राष्ट्र, अमेरिका का पहले बहुत ज़्यादा प्रभाव था और अब धीरे धीरे चीन का प्रभाव भी बढ़ना शुरू हो गया है। ये बाहरी शक्तियां हैं जिनका दक्षिण एशिया देशों के आपसी संबंधों पर प्रभाव पड़ा है। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ लघु उत्तर प्रश्न आपको समझाने जा रहे हैं, जिससे ये पूरा पाठ आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। भारत ने परमाणु परीक्षण कब कब किए? तो भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किए। दूसरा है, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी नहीं है। क्या नहीं है? राजनीतिक प्रणाली। प्रश्न 3 है, सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? तो सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन भारत का क्षेत्र है जिसकी सीमा को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद रहता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कलह का प्रमुख कारण क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य कलह का प्रमुख कारण है कश्मीर समस्या। पाकिस्तान कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता है, उसके लिए उसने अपनी आतंकवादी गतिविधियां भी तेज़ की हैं। कश्मीर में पाक समर्थित इन आतंकवादियों को पाक सरकार जिहादी का नाम देती है। तो मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच कलह का जो कारण है वो है कश्मीर। किन देशों को पश्चिम तथा दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं? तो पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला माना जाता है। पाकिस्तान में कौन सी शासन प्रणाली रही है? तो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह की शासन प्रणाली रही है। आपके अनुसार 21वीं शताब्दी में भारत पाकिस्तान में तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो 21 शताब्दी में भारत पाकिस्तान में तनाव का प्रमुख कारण आतंकवाद है। भारतवर्ष ये मानता है कि कश्मीर समस्या का समाधान पाकिस्तान नहीं होने देता और वही भारत में आतंकवादी गतिविधियों को भी अंजाम दे रहा है। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में किस देश की स्थिति केंद्रीय है? तो दक्षिण एशिया के क्षेत्र में भारत की स्थिति केंद्रीय है। दक्षिण एशिया के सभी देशों में भारत एक प्रमुख देश और महत्वपूर्ण देश है। नेपाल ने किस प्रकार के शासन के अनुभव किए? तो नेपाल ने राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों प्रकार के शासन के अनुभव लिए। पहले वहाँ पर राजतंत्र था और फिर बाद में वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, त्रिकोणीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था? तो नेपाल के राजा की सेना, लोकतांत्रिक समर्थक और माओवादी, ये नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल थे। निम्नलिखित को सही कीजिए। 2002 में नेपाल में राजा ने संसद की स्थापना करके निर्वाचित सरकार बनाई। सही क्या है? 2002 में नेपाल में राजा ने संसद को भंग करके सरकार को गिरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में 1990 में राजा ने कौन सी मांग को स्वीकार किया? तो नेपाल ने 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 कथन दिए गए हैं जिनमें गलत है, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। ये कथन यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की शासन प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली चलती है। नेपाल में लोकतंत्र के सम्मुख मुख्य चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो मुख्य चुनौतियाँ 3 थीं, राजा और सत्ताधारी अभिजन, माओवादी और लोकतंत्रवादी। तीनों के अलग अलग गुट थे और तीनों अपनी अपनी तरह से वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था को चलाना चाहते थे। नेक्स्ट है, फरक्का विवाद किन दो देशों के मध्य रहा है? तो फरक्का विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ। उससे पहले यह पूर्वी पाकिस्तान का एक हिस्सा था। बांग्लादेश में कैसी शासन प्रणाली रही? तो बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह का शासन प्रणाली वहाँ पर रही। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम क्या था? तो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम अवामी लीग था। जियाउल रहमान की कौन सी पार्टी थी? जियाउल रहमान की पार्टी का नाम बांग्लादेश नेशनल पार्टी था। जियाउल रहमान कैसे शासक थे? जियाउल रहमान एक सैनिक शासक थे, सेना के वो एक जनरल थे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में आप क्या जानते हैं?
बांग्लादेश के निर्माण के बाद से ही बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। इन घुसपैठियों का आगमन आज तक जारी है। वर्ष 2003 में इन घुसपैठियों को सीमा पर देखा गया, जिन्हें बांग्लादेशी सरकार ने अपने देश में आने की स्वीकृति नहीं दी। उसके अनुसार ये बांग्लादेशी लोग नहीं हैं। इस प्रकार करोड़ों की संख्या में घुसपैठियों का भारत में आना जारी है, जिसका हमारी आर्थिक व्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ता है। यह भारत बांग्लादेश के मध्य संबंधों पर भी प्रभाव डालता है। तो जिन्हें बांग्लादेश ने अपने राष्ट्र में लेने से मना कर दिया, सीमा पर ये कह दिया कि ये बांग्लादेशी नहीं हैं, तो वो लोग चोरी छिपे से भारत में प्रवेश कर गए और वो बांग्लादेशी घुसपैठिए कहलाए। श्रीलंका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो श्रीलंका में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है। श्रीलंका में कब से लोकतंत्र कायम है? तो श्रीलंका को स्वतंत्रता 1948 में मिली, तब से वहाँ पर लोकतंत्र कायम है। श्रीलंका के उग्र तमिल संगठन का नाम बताइए। तो इसका नाम है बच्चों लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। श्रीलंका में किन दो जातियों के बीच संघर्ष है? तो जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं सिंहली और जो तमिल जाति के लोग हैं, उन दोनों के बीच में आपस में संघर्ष चलता रहता है। बांग्लादेश ने किस देश में शांति सेना भेजी थी? तो भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी थी, जिससे कि वहाँ पर जातीय संघर्ष को विराम दिया जा सके, रोका जा सके। दक्षिण एशिया के देशों में से सबसे पहले किस देश ने आर्थिक उदारीकरण किया? तो श्रीलंका ने सबसे पहले आर्थिक उदारीकरण किया। नेक्स्ट, मालदीव कब एक गणतंत्र बना? मालदीव 1968 में एक गणतंत्र बना। मालदीव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता कब दी गई ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके? तो मालदीव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता 2005 के चुनावों में दी गई। मालदीव में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो बेटो मालदीव में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। अब आपको देश की पहचान करनी है, बताना है। राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना। चारों तरफ भूमि से घिरा है। दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले इसमें सबसे पहला जो है वो तो है नेपाल, और दूसरा है वो भी नेपाल है क्योंकि वो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। तीसरा, उदारीकरण सबसे पहले किसने किया? तो वो श्रीलंका था। नेक्स्ट है, सेना और लोकतंत्र समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी, तो ये पाकिस्तान में हुआ था। दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित इस देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं, तो यह देश है चीन। पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी, अब यह गणराज्य है। ये है बच्चों मालदीव। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र की छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश की गरीबी कम करने में मदद मिली है, तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। और नेक्स्ट है, एक हिमालयी देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, यह देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा है, तो यह देश है नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है परंतु को दक्षिण एशिया का अंग नहीं मानता, तो यहाँ चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, परंतु चीन अपने आप को दक्षिण एशिया का अंग नहीं मानता है। वैकल्पिक प्रश्न उत्तर बच्चों आपको दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद कौन सी व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है? तो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र जो है वो सफलतापूर्वक कायम है। दूसरा है, निम्नलिखित में से किन दो देशों में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों प्रकार का शासन रहा? तो वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ पर दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था रही। पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना, तो कौन सा देश बना? बांग्लादेश बना। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न हो पाने के कारण क्या है? सेना, धर्मगुरु, अभिजन या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1947 से 1970 तक पाकिस्तान का अंग रहा, कौन अंग रहा? बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का अंग रहा। 1971 की लड़ाई में यह आज़ाद एक अलग राष्ट्र बना। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश है भारत। बांग्लादेश अस्तित्व में आया, कब आया? 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया।
श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र कब था तो 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र नेपाल में था। भारत और पाकिस्तान में जल सिंधु संधि हस्ताक्षर हुए। कब हुए? 1960 में ये हस्ताक्षर हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के जल को लेकर। तो इस तरह से बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको इन सभी प्रश्नों की जो इस पार्ट से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है, उनकी रिवीजन करवाई है। आशा है एग्ज़ाम के लिए आपका ये लेसन प्रिपेयर हो गया होगा। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। सभी विषयों को के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर